इंटर सीए रॉक स्टार्स। आई एम सीए रिद्धि बागमार एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जीएसटी का सीए इंटरमीडिएट का रिविजन। नाउ बहुत सारे टॉपिक्स आपके में ऐसे हैं जैसे कि रिटर्न्स हो गया, ई वे बिल हो गया, जो एज इट इज सीए फाइनल वाला सेम है। सीए फाइनल के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जो भी सेम रिवीजन वीडियोस है जो आपके लिए भी रेलेवेंट है वो मैं इसी इंटर सीए की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वो वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। जो चैप्टर्स अलग है हमारे उनका हम अलग से रिविजन कवर कर लेंगे। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है सीए रिद्धि बागमार। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है सीए रिद्धि बागमार। इंटर का हमारा एक अलग टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ये सारी नोट्स मैंने शेयर की हुई है, आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेरी आपको जीएसटी रिलेटेड, पेपर प्रेजेंटेशन, एग्जाम रिलेटेड कुछ भी, तो आप 9714111666 नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम स्टार्ट करेंगे हमारा जीएसटी का सीए इंटर का रिविजन। एकदम धमाकेदार, मस्त, फुल एफिशिएंसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पूरे रिविजन को कवर करेंगे मिनिमम पॉसिबल टाइम में, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप रिविजन से अपनी चीजों को कवर कर पाओ। So let's start with GST in India and introduction. तो सबसे पहले GST, that is Goods and Services Tax. GST, Goods and Services Tax. तो ये टैक्स क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में जब डेफिनेशन समझेंगे तब हम देख लेंगे ये टैक्स क्या होता है। तो भाई टैक्स हम समझते हैं एक पेक्यूनियरी, एक कंपलसरी, एक मॉनेटरी बर्डन है जो कि हर एक इंडिविजुअल पे ले किया गया है या प्रॉपर्टी ओनर्स पे ले किया गया है कि उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये पैसा देना पड़ेगा। हम क्यों सपोर्ट करें भाई गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हम यहाँ की फैसिलिटीज यूज करते हैं, तो हमको गवर्नमेंट को सामने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो क्या कोई भी आके टैक्स कलेक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। जिसके पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको पावर दिया है, वही टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। तो ये कोई वॉलेंटरी पेमेंट है, आज मेरी इच्छा हुई तो ही मैं टैक्स भरूंगी, इस साल मेरी इच्छा नहीं है तो मैं टैक्स नहीं भरूं, ऐसा नहीं चलता है। सो इट इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट, या आप गवर्नमेंट को कोई डोनेशन नहीं दे रहे हो, कंपलसरी पेमेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, जबरदस्ती भी आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है और जो उस टैक्स का बर्डन बेयर कर रहा है, दोनों सेम लोग है। सो द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। भाई ये मेरी सैलरी, सपोज अज्यूम कर लेते हैं मेरी सैलरी है साल की 1 करोड़, 1 करोड़ मेरी सैलरी है, मस्त कमाती हूँ मैं, तो ये मेरी सैलरी का चेक आ रहा है और इसमें से ही मेरा क्या हो जाएगा, टैक्स कट जाएगा। मेरी आंखों के सामने मैंने ही बर्डन बेयर किया और मुझे पे इस टैक्स का इंसिडेंस आया है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट पिंच फील होता है जो भी टैक्स पे करता है उसको। सो बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ता है, एबिलिटी के हिसाब से टैक्स लगता है। जैसे आप अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम कमाते हो तो आपको टैक्स भरने की भी जरूरत नहीं है। वेरएज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें जो पर्सन एक्चुअली गवर्नमेंट को पे कर रहा है टैक्स, वो बर्डन शिफ्ट करता जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर पे, वो बर्डन शिफ्ट करता जाता है। सपोज आप शॉप पे गए और आपने 10 रुपए की पेप्सी खरीदी, आपने 10 रुपए की पेप्सी खरीदी, उस 10 रुपए की पेप्सी में सपोज 8.5 की तो पेप्सी थी और 1.5 का टैक्स था, ऐसा मान लेते हैं। आप तो शॉपकीपर को पूरा 10 पे करके आ गए, अब ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से ये 1.5 गवर्नमेंट को पे करना है। पेमेंट किया शॉपकीपर ने, बर्डन बेयर किया आपने, मतलब आपको डायरेक्ट पिंच फील ही नहीं हुआ, आपको समझ में भी नहीं आया कि आप कब टैक्स पे करके आ गए। तो यहाँ पे द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन, और ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। भाई आप पेप्सी लेने जाओ या मुकेश अंबानी खुद पेप्सी लेने जाए, सबको 10 में ही मिलेगी और सबके लिए उसमें 1.5 का टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स में जैसे हमने देखा कि प्रोग्रेसिव है, एबिलिटी के हिसाब से आपके टैक्सेस बढ़ेंगे, ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता है, सबसे सेम टैक्स लेवी किया जाता है। सो बर्डन ऑफ द टैक्सेस शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने देखा कि भाई जीएसटी जो तो हम पढ़ने ही वाले हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और दूसरा कस्टम्स ड्यूटी है। कस्टम्स ड्यूटी आप सीए फाइनल में पढ़ोगे कि भाई जब हम गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उनपे जो ड्यूटी लगती है वो कस्टम्स ड्यूटी है। देन डायरेक्ट टैक्सेस ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स।
चलो, डायरेक्ट टैक्स आप डीटी में पढ़ लोगे, अभी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की स्पेसिफिकली ना। तो क्या फीचर्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस के? सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। मैम ऐसा क्यों? भाई डायरेक्ट टैक्स पे करने, जैसे मैंने बोला, मेरी 1 करोड़ की सैलरी आ रही है आ रही है आ रही है और यहीं से टैक्स कट गया, मुझे डायरेक्ट बर्डन फील हुआ, मैंने टैक्स की चोरी करने का सोचा, ना ना मैं करती नहीं हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि लोग अवॉइड करने के तरीके ढूंढते हैं, वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्स में अब मैं पेप्सी लेने गई, मुझे पता भी नहीं चला और मैं टैक्स पे करके आ गई। तो गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स है, क्योंकि सारे के सारे गुड्स सर्विसेज पे ये इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। तो आज की तारीख में जितना गवर्नमेंट का टोटल टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें मोर देन 50% टैक्स रेवेन्यूज तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आ जाते हैं। देन सेकेंड, ये टैक्स कमोडिटीज और सर्विसेज पे लगता है, ना कि पर्सन पे लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स उस पर्सन पे लगता है जो इनकम कमा रहा है, लेकिन जीएसटी को पर्सन से कोई मतलब नहीं है। अब पेप्सी, जैसे मैंने आपको बताया, पेप्सी आप खरीदो, अंबानी खरीदो, सबको सेम टैक्स लगने वाला है, लेकिन इनकम अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से टैक्सेबल होती है। सो यहाँ पे जो मेरा टैक्स है वो कमोडिटीज पे और सर्विसेज पे लगता है, कि ना कि किसी पर्सन पे लगता है। मतलब मैं गुड्स सर्विसेज इंपोर्ट करूं, सपोज हम कस्टम ड्यूटी की बात करें, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैंने क्या इंपोर्ट किया, उसके बेसिस पे टैक्स लगेगा, ना कि किसने इंपोर्ट किया। सो इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट टैक्सेस ऑन पर्सन, दे आर टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। देन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई जो टैक्स का पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, वो बर्डन आगे अल्टीमेट कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं जाके पेप्सी लेके आ गई, टैक्स भर के आ गई, मुझे समझ में भी नहीं आया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे वो पिंच फील ही नहीं हुआ। इन्फ्लेशनरी, भाई अगर टैक्स ना होता तो पेप्सी मुझे 8.5 की ही मिल जाती, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए क्या होता है, उस गुड्स सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। देन वाइडर टैक्स बेस, ये सीधी सी बात है, मेजॉरिटी सारे के सारे गुड्स सर्विसेज पे सब पे जीएसटी लग ही जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे ये टैक्स लगता है, इसलिए वाइड टैक्स बेस है। और वाइड टैक्स बेस होने के कारण ही हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू में इसका एक इंपॉर्टेंट योगदान है। उसके बाद सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट करते हैं, तो भाई हम जो सिन गुड्स है, टोबैको है, एरेटेड वाटर है, इन सब पे हाई रेट ऑफ जीएसटी लगा देते हैं, ताकि इन सब का जो यूज है वो कम हो सके, लोगों को ये सिन गुड्स महंगे पड़े, और सामने जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उन पे गवर्नमेंट जीएसटी लगाती ही नहीं है, एग्जेम्प्ट कर देती है। तो इस तरीके से हम सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं कि भाई जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह है तो उन सब पे जीएसटी मत लगाओ, ताकि लोगों को सस्ता मिल जाए, लेकिन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत हाई लग जाते हैं। एंड देन रिग्रेसिव इन नेचर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई कोई भी पर्सन जाए, हम कोई फर्क नहीं करेंगे, सबसे सेम टैक्स कलेक्ट करेंगे, इसको हम बोल देते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स। भाई इन सारी चीजों को देख के हम बता सकते हैं, या ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है इनडायरेक्ट टैक्स के, कि एक इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, तो ऐसा होता है। उसके बाद अब स्पेसिफिकली पहले हमने बात की टैक्स में हमने डायरेक्ट टैक्स देखा, इनडायरेक्ट टैक्स देखा, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझा, और अब इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेसिफिकली अब हम जंप करेंगे जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया में जीएसटी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कब से उसके बॉर्न होने की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जीएसटी का बर्थडे कब आता है, 1 जुलाई, जब सीए डे होता है तभी जीएसटी का भी बर्थडे आता है। सो 1 जुलाई 2017 के दिन जीएसटी इंडिया में लॉन्च हुआ था। लेकिन उसके पहले क्या पूरी चीजें हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, आप सिर्फ एक बार रीड करके जाने दे सकते हो, सारी डेट्स याद रखना जरूरी नहीं है। फ्रांस पहली कंट्री थी दुनिया में, फ्रांस पहली कंट्री थी जो सबसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाली कंट्री बनी, और आज की तारीख में प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज ने जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया है। भाई इंडिया में कब और कैसे आया जीएसटी, ईयर 2000 में हमने सोचा था, ईयर 2000 में तब जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार इंडिया में जीएसटी का कॉन्सेप्ट मूव किया और एक कमेटी सेटअप की इसके लिए। उसके बाद ईयर 2006-7 में तो हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने बजट की स्पीच में अनाउंस ही कर दिया कि भाई हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लेके आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जीएसटी सेवरल डेडलाइंस मिस करती गई और अल्टीमेटली दिसंबर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया। उसके बाद वो बिल पास हुआ,
राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट का असेंट मिला और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। एंड उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने अपनी पहली मीटिंग की, उन्होंने बिल्स रिकमेंड किए, जीएसटी एक्ट बने और हर एक स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास किया। तो 30 जून 2017 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे स्टेट्स ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया था। एंड उसके बाद तुरंत से 1 जुलाई को जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। एंड एक हफ्ते बाद 8 जुलाई को महबूबा भी मान गई और जम्मू कश्मीर ने भी क्या किया, अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया। एंड अल्टीमेटली आज के डेट में जीएसटी एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया विथ नो एक्सेप्शंस, जम्मू कश्मीर इंक्लूड करके आज के डेट में पूरे इंडिया में हर जगह पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो मैम व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है? ये बेसिक फाउंडेशंस है जीएसटी के, इन पिलर्स पे जीएसटी बेस्ड है कि भाई जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, यही हमने एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस किया था। कि भाई हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड होता है, ये 1 लाख के गुड्स थे, यहाँ पे आके अब हमने 1,11,200 में बेचे, तो जो 11,200 का वैल्यू एडिशन हुआ है उसी पे अब एडिशनल जीएसटी लगेगा। जो पहले पे कर चुके हैं उसका हमको क्रेडिट मिलता चला जाएगा। तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। और कैसे? तो जो पुराने टैक्सेस पे किए हैं उसका हमको कंटिन्यूअसली क्रेडिट मिलता जाता है। तो मैम हमको क्रेडिट मिलता जाता है तो अल्टीमेटली सारा का सारा बर्डन कौन बेयर करता है? अल्टीमेटली सारा का सारा बर्डन जो भी फाइनल कंज्यूमर होगा वो गुड्स सर्विसेज पे जितना जीएसटी लगा है उसका बर्डन बेयर करेगा। एंड देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। इन कॉन्सेप्ट्स पे जीएसटी बेस्ड है। तो क्या जरूरत थी जीएसटी को लाने की? क्या पुराने टैक्सेशन रिजिम में ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे तभी हमको जीएसटी लाना पड़ा। सो व्हाट वाज द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया? तो जीएसटी पुराने टैक्सेशन रिजिम की जो भी बीमारियां थी, जो भी डेफिशिएंसीज थी, जो भी इल्स थे, उन सबको क्योर करने के लिए जीएसटी को लाया गया है। तो क्या बीमारी थी, क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या लिमिटेशंस थी पुराने टैक्सेशन रिजिम की? तो सबसे पहला हम समझते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स पे टैक्स लगता था। देखो ये एग्जाम्पल, 1000 के गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, 12.5% एक्साइज लग गया, गुड्स हो गए 1125 के। अब सेल्स पे वैट लगता है, इंट्रा स्टेट सेल करते हैं तो वैट लगता है, इंटर स्टेट सेल करते हैं तो सीएसटी लग जाता है। तो ये जो 14.3% का वैट लगा, ये अब इस 1000 पे ना लगते हुए 1125 पे लगा। मतलब जो 125 का हमारा एक्साइज ड्यूटी था उसके ऊपर भी वैट लग चुका है। यानी यहाँ पे हमने कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस कर दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। वेयरएज जीएसटी में ऐसा नहीं होता, आपको पुराने टैक्सेस का क्रेडिट मिलता है एंड उसके बाद ही सिर्फ वैल्यू एडेड पोर्शन पे टैक्स लगता है। सो देयर वाज कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस इन अर्लियर रिजिम। उसके बाद क्योंकि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और सेल्स पे वैट लगता था और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, तो कई जगह ऐसी थी जहां पे डिस्टिंक्शन ब्लर था। अब जैसे कि रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले, तो रेस्टोरेंट में पर्सन खाने भी जाता है, एम्बियंस के लिए भी जाता है, तो फूड भी मिल रहा है, गुड्स भी मिल रहे हैं और सर्विसेज भी मिल रही है। तो डिस्टिंक्शन ब्लर था, तो उसमें क्या होता था, वैट भी लग जाता था और सर्विस टैक्स भी लग जाता था। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे डबल टैक्सेस लग जाते थे। ये पुराने टैक्सेशन रिजिम की एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद सेनवेट और वैट, यानी को सीएसटी का क्रेडिट, वेट का क्रेडिट, दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाते थे। दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दोनों ही वैल्यू एडेड नेचर के हैं, फिर भी आपस में इनका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं होता था। एंड लास्ट, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये सब इंटीग्रेटेड नहीं थे, इन सबके अलग अलग कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, सबको अलग अलग समझना पड़ता था, जिससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती थी। तो ये हमारे पुराने टैक्सेशन रिजीम के प्रॉब्लम्स थे जिनको ओवरकम करने के लिए हम जीएसटी लाए और जीएसटी को इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करवाया ताकि आगे हमको ये सेम प्रॉब्लम्स ना आए। ये क्रेडिट चेन का एग्जांपल हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि भाई वैल्यू एडिशन, हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन होता है उतना ही एडिशनल अमाउंट चार्ज होता है और लास्ट में फाइनली पूरा का पूरा जो टैक्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर बेयर कर लेता है। बीच वाले लोग जो भी टैक्सेस पे करते हैं उनको क्या, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता चला जाता है। ये आईटीसी चेन ऑफ क्रेडिट ही जीएसटी की आन बान शान है जिसने जीएसटी को सक्सेसफुल बनाया है। उसके बाद जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब क्या, सपोज गुड्स गुजरात से जा रहे हैं महाराष्ट्र
गुजरात में सप्लायर है, महाराष्ट्र में रेसिपिएंट है, तो गुड्स कंज्यूम कहाँ हुए, गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है, महाराष्ट्र, तो कौन से स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा, महाराष्ट्र को। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो कहाँ होगी, जहां गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, जहां पे सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, जो उनका डेस्टिनेशन है, ना कि ओरिजिन। जीएसटी इज नॉट एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो मैम क्या सारा का सारा रेवेन्यू स्टेट ले जाती है? द आंसर इज नो। ड्यूअल जीएसटी है इंडिया में। भाई इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर चलता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने फंड्स होते हैं और उस तरीके से वो अपनी सरकारों को चलाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को पैसा चाहिए होता है, इसलिए हम फेडरल स्ट्रक्चर रखते हैं। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के पास कॉन्करेंट पावर है जीएसटी को लेवी करने का, जीएसटी को कलेक्ट करने का। ना जीएसटी आने से क्या बेनिफिट्स हुए? भाई पुराने टैक्सेशन रिजीम की प्रॉब्लम्स तो हमने पढ़ी, तो जीएसटी आने से हमको फायदे क्या हुए, क्या बेनिफिट्स हुए? तो सबसे पहला बेनिफिट है बेनिफिट टू इकोनॉमी। इतनी बड़ी बात कर दी, भाई आपका बेनिफिट नहीं, आपके बिजनेस का नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं। तो बना यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यानी वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। आप चिंता मत करो, आप गुजरात के हो, आप अहमदाबाद के हो, आप मुंबई जाओ, बैंगलोर जाओ, कोलकाता जाओ, दिल्ली जाओ, हर जगह गुड सर्विसेज परचेज करोगे, आपको जीएसटी ही लगने वाला है। तो वन नेशन वन टैक्स हो गया, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। दूसरा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला, क्योंकि बाहर से जो लोग इंडिया में आते हैं बिजनेस करने, पुराने टैक्सेस में वो फंस जाते थे, इतनी सारी चीजें उनको समझनी। अब नए रिजिम में उनको सिर्फ एक जीएसटी देखना है और उसके कंप्लायंसेस देखना है, तो उनके लिए टैक्सेस स्मूथ हो गए, जिससे हमको मेक इन इंडिया में एक इनिशिएटिव बूस्ट मिला है। एंड ये सब होने से अल्टीमेटली सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और ये सब बढ़ने से अल्टीमेटली इकोनॉमी एज अ होल हमारी ग्रो होगी। तो बेनिफिट्स को हम 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स है पूरी की पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट्स। उसके बाद सेकंड आता है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। सेकंड आता है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। तो टैक्स स्ट्रक्चर के सिंप्लीफाई होने से 2 फायदे हैं। एक फायदा तो बिजनेसमैन को है, हमको खुद को है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गई, ज्यादा झमेले में फंसना नहीं है, अलग अलग तरीके के कंप्लायंसेस करने नहीं है, बस एक जीएसटी के रिटर्न्स भर दो और अपने बिजनेस पे ध्यान दो। तो पहला फायदा तो बिजनेसमैन को हुआ, और दूसरा फायदा गवर्नमेंट को हुआ कि जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी है, जीएसटी को कलेक्ट करना इजी है। पहले मल्टीपल टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते थे, अब सबसे सिर्फ जीएसटी ही कलेक्ट करना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बिजनेसमैन को फायदा, और सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट को फायदा। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद टैक्स कंप्लायंसेस इजी कैसे हो गए? टैक्स कंप्लायंसेस इजी कैसे हो गए? तो भाई अब कहीं पे आपको लाइन में जाके खड़े नहीं रहना है, रिटर्न भरने के लिए जाके लाइन में खड़े नहीं रहोगे, सब कुछ ऑटोमेटेड है। जीएसटी की वेबसाइट पे जाओ, कॉमन पोर्टल पे जाओ, और ऑटोमेटेड ही आपका सारा काम हो जाता है। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन भी लेना है तो बस ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहती है। So automated procedure with greater use of IT। एंड दूसरा रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक ही रिटर्न्स भरने हैं और जीएसटी के रिटर्न्स बहुत सिंपल है, आप खुद अपने रिटर्न्स भर सकते हो। एज सच आपका कंप्लायंस कॉस्ट एकदम कम हो जाएगा। एंड ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली किस में रिजल्ट करेगी कि आपका ट्रेड, आपका इंडस्ट्री बूस्ट होगा। आपको जो पुराने इल इफेक्ट कास्केडिंग से प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सब मिटिगेट हो जाएगी, और आपका बिजनेस एकदम मस्त स्मूथ स्ट्रीमलाइन चलेगा, जिससे कि ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी ड्यूअल स्ट्रक्चर है। ड्यूअल स्ट्रक्चर है मतलब जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो अगर स्टेट में होता है तो C+S जीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी में होता है तो C+UT जीएसटी लगता है। तो मैम कब C+S लगेगा और कब C+UT लगेगा? तो देखो, जो हमारे 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स है, स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ी है मैम थोड़ी बहुत, इतना तो पता होगा कि भाई जो हमारे 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स है वो तो है ही, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, खुद के चीफ मिनिस्टर है। कौन सी है ये 3? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। तो 28 + 3 हो जाएगी 31। यूं तो स्टेट 28 होते हैं, बट किसी ने अगर आपको जीएसटी में पूछ लिया कि स्टेट कितने हैं, जीएसटी के स्टेट कितने हैं, तो जीएसटी में 31 स्टेट है। 28 तो है ही, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, उनको भी हम स्टेट मानेंगे। इनमें अगर इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती है तो हम क्या चार्ज करते हैं? CGST + SGST चार्ज करते हैं। अब टोटल यूनियन टेरिटरी 8 होती है, जिसमें से 3 विथ लेजिस्लेचर वाली है, मतलब बची 5। तो ये जो 5 विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरीज है, इनको हम बोलते हैं ऑलसीडी।
हमारी लैंग्वेज में इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल सीडी। तो ये जो 5 यूनियन टेरिटरी है बिना लेजिस्लेचर वाली ऑल सीडी, इनमें अगर इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती है तो CGST प्लस UTGST चार्ज हो जाता है। क्या है ये ऑल सीडी? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये हमारे ऑल सीडी वाले 5 यूनियन टेरिटरीज जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, यहाँ पे CGST प्लस UTGST चार्ज होता है। और एक अदर टेरिटरी भी आता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम चार्ज के चैप्टर में अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद है जीएसटी में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उसके बाद है जीएसटी में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मैम ये क्या है, क्यों स्पेशल है ये? भाई इनको कई जगह पे स्पेशल स्टेटस दे रखा है, इनके लिए अलग प्रोविजंस है, अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, तो बार बार इनका जिक्र आएगा, तो हम एक ही साथ इनको समझ के याद करके खत्म करेंगे। तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जीएसटी के। अब आज के बाद कोई भी आपको पूछेगा तो क्या बोलोगे? नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, ये है हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मैम ये क्या है? तो नो से हो जाएगा नागालैंड, देन अस्थमा में हम देखेंगे आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा। एच से हिमाचल प्रदेश। एम जब भी आएगा जोर से बोलना है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एम जब भी आएगा जोर से बोलना है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ए से अरुणाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड और जे से जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर एज इट इज है। ए से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश एंड एम जब भी आएगा मेरे साथ चिल्लाएंगे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड देन नागालैंड, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ये है हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। अब हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? मैम ये मोबाइल मैंने सेल किया, अब इस पे क्या रेट ऑफ जीएसटी लगना चाहिए? ये पेन है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इस पे क्या रेट ऑफ जीएसटी लगना चाहिए? तो चीजों को क्लासिफाई कैसे करते हैं और उनपे कौन सा रेट लगेगा कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो हम यूज करते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज HSN कोड गुड्स के लिए। आप किसी भी गुड्स का नेट पे जाके या HSN कोड में जाके HSN सर्च कर सकते हैं, जिसके सामने जीएसटी के रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है। एंड सिमिलरली सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल देखेंगे क्या? एग्जाम्पल देखेंगे तो लेट्स सी। सपोज आई सर्च HSN कोड फॉर पेन। मैंने सर्च किया HSN कोड फॉर पेन, तो देखो पेन जो है उसका ये HSN कोड है और वो जीएसटी में 12% से टैक्सेबल है। ऐसे आप किसी भी गुड्स का HSN कोड सर्च करके और उसका रेट पता लगा सकते हो। सिमिलर थिंग हम यूज करते हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के लिए। उसके बाद मैम आप कब से बता रहे हो कि भाई पुराने जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सब जीएसटी में सब्स्यूम हो गए। तो कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं? तो सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस। सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था, सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इंटर स्टेट सप्लाई पे CST लगता था, या तो कोई भी दूसरा सरचार्ज या सेस जो गुड्स सर्विसेज के सप्लाई के रिलेशन में था। इन सबको काटा मार दो जीएसटी करके इन सबको सब्स्यूम कर चुका है। एंड स्टेट टैक्सेस में भी सिमिलर चीज है, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगते थे, परचेज टैक्स, वैट, सरचार्ज। एक एंटरटेनमेंट टैक्स का पॉइंट अलग है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जीएसटी सबको करके सब्स्यूम कर चुका है। अब देखो टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी ने किसी को छोड़ा है? हाँ छोड़ा है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो आज भी लेवी होते हैं जीएसटी आने के बाद और वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। सबसे पहले ये हमारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ना एक चीज ध्यान में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन वाले अल्कोहल की बात हो रही है। जैसे मैं अगर बात करूं हैंड सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर में भी अल्कोहल आता है, बट दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज, उसको हम पीते नहीं है, दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उस पे तो जीएसटी लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए जो अल्कोहलिक लिकर यूज होता है ह्यूमन कंजम्पशन वाला, वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। क्यों बाहर है ये सब कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया था कि स्टेट्स को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता है, इसलिए उन्होंने अपोजिशन किया, तो क्या किया हमने, इसको जीएसटी के परव्यू से बाहर ही कर दिया। यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना आज जीएसटी लगता है ना फ्यूचर में कभी लगेगा, हमने एक्ट में ही लिख दिया है इस चीज को। तो मैम इस पे कौन से टैक्सेस लगते हैं?
तो इसके मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाता है एक्साइज, और सेल पे लग जाता है, अगर इंट्रा स्टेट हो तो वैट और इंटर स्टेट हो तो सीएसटी। मैम कौन सा एक्साइज? तो स्टेट एक्साइज लगता है। कौन सा एक्साइज? तो स्टेट एक्साइज लग जाता है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना आज जीएसटी लगता है, ना फ्यूचर में कभी जीएसटी लगेगा। उसके मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज और उसके सेल पे वैट सीएसटी लग जाता है। उसके बाद हमारे नैप वाले 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है भाई, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। इन 5 प्रोडक्ट को मैंने बोला कि एक काम करो तुम जाके नैप ले लो, एक काम करो तुम जाके नैप ले लो, तुम पे आज जीएसटी नहीं लगता है, तुम पे आज जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में एक डेट बताएंगे, फ्यूचर में एक डेट बताएंगे, तब से तुम पे जीएसटी लगेगा। अल्कोहल में क्या था, ना आज लगता है ना कभी लगेगा, लेकिन इसका स्कोप है। ये तो हो गया है सिस्टर जोन, अरे सॉरी ब्रदर जोन, ये हो चुका है ब्रो जोन। इस पे ना आज जीएसटी लगता है ना आगे लगेगा, लेकिन ये अभी भी फ्रेंड जोन है, ये अभी भी फ्रेंड जोन है, इस पे आगे चल के कभी जीएसटी लगने वाला है। तो देखो मैम कौन सी डेट से लगेगा, तो गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी, जो डेट गवर्नमेंट को काउंसिल रेकमेंड करेगी, तब से ये जो हमारे नैप वाले 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इन पे जीएसटी लगेगा। एच फॉर हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। तो तब तक सीधी सी बात है, सेल पे लग जाएगा वैट सीएसटी और मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाएगा एक्साइज। कौन सा एक्साइज? तो सेंट्रल एक्साइज लगेगा। कौन सा एक्साइज? तो सेंट्रल एक्साइज लगेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसा मैंने मेंशन किया, एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हुआ है, एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हुआ है, लेकिन जो लोकल बॉडीज लेवी करती थी, जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज लेवी करती थी, उनके पास आज भी पावर है एंटरटेनमेंट टैक्सेस को लेवी करने का। सो द पावर स्टिल रिमेन्स विद द लोकल बॉडीज टू लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स। फेयरली सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोबैको। देखो जो चीज जीएसटी के परव्यू से बाहर है, मतलब गुड्स सर्विसेज जिन पे जीएसटी नहीं लगता, वो 2 ही चीज है। कौन सी 2? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा हमारा नैप वाले प्रोडक्ट। उसके अलावा जीएसटी तो लगता है, मतलब अगर मैं टोबैको की बात करूं तो उस पे जीएसटी तो लगता ही है टोबैको के सेल पे, लेकिन एडिशनली टोबैको के मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। एंड सिमिलरली अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, यानी ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, ये जो ड्रग्स है, इन सब के भी सेल पे जीएसटी तो लगता ही है, क्योंकि जीएसटी के परव्यू से बाहर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, और जो नैप वाले प्रोडक्ट है उनको अभी हमने नैप पे भेजा हुआ है। उसके अलावा टोबैको हो या ड्रग्स हो, जीएसटी तो लगता ही है, और लेकिन प्लस एडिशनली इन पे एक्साइज ड्यूटी भी लग जाता है। मैम यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, कब सेंट्रल एक्साइज लेना है, कब स्टेट एक्साइज लेना है। एक सिंपल ट्रिक याद रखेंगे, एक सिंपल ट्रिक याद रखेंगे, जो नशे वाली चीजें हैं, जो नशे वाली चीजें हैं, नशा किससे होता है? नशा ड्रग्स से होता है, नशा अल्कोहल से होता है। तो इन नशे वाली चीजों पे लगता है स्टेट एक्साइज, और जो बाकी बच गए, बाकी क्या बच गया हमारा? पेट्रोल और टोबैको, इन पे लग जाता है सेंट्रल एक्साइज। सिंपल इस तरीके से याद रखना है। और जीएसटी के परव्यू से बाहर तो 2 ही चीजें हैं, अल्कोहल और नैप, तो इन पे वैट सीएसटी लग जाएगा। बाकी टोबैको और ड्रग्स तो जीएसटी के परव्यू में है, मतलब उस पे जीएसटी लग जाएगा। नशे वाली चीज पे स्टेट एक्साइज और बाकी पे सेंट्रल एक्साइज। एंड लास्ट आ जाता है हमारा रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल करते हो तो वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है, उस पे स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो भाई जीएसटी में मुझे कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, कोई भी मुझे कंप्लेन करनी है, तो मैं क्या करूंगी? www.gst.gov.in पे जाऊंगी। यहीं से मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यहीं पे मुझे अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं, यहीं पे मेरी ग्रीवेंसेस जाएगी, यहीं से रिफंड एप्लीकेशन होगी, सब कुछ। इट इज अ कॉमन पोर्टल फॉर ऑल। When I say all, it actually means all services. तो ये जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, इसको मैनेज कौन करता है? जीएसटी, एंड दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। ये एक सेक्शन 8 कंपनी, मतलब एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। कैसा दिखता है मैम जीएसटी का पोर्टल? ये देखो, gst.gov.in, ये है हमारा जीएसटी का कॉमन पोर्टल, जहां पे सर्विसेज में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिफंड, ई इनवॉइस, जो आपको करना हो। उसके बाद देखो तो ई इनवॉइस बनाने के लिए आप वहां ई इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो भी वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो ई इनवॉइस बनाने के लिए और ई वे बिल बनाने के लिए हमारे पास अलग वेबसाइट है। सो www.ewaybillgst.gov.in, जिसको कौन मैनेज करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग मिलके ई वे बिल पोर्टल को मैनेज करते हैं। एंड अगेन ई इनवॉइस वाला जो हमारा पोर्टल है वो तो जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क ही मैनेज करता है। तो ये तीन हमारे कॉमन पोर्टल्स है जहां पे जाके हम अपना जीएसटी रिलेटेड काम कर सकते हैं। ना ये जो जीएसटी नेटवर्क है और जो टैक्स पेयर्स है, अब सब तो सीए होते नहीं है लेकिन बिजनेस तो सब करते हैं, तो भाई जीएसटी का कैसे पोर्टल यूज करना है, कैसे क्या करना है नहीं समझ में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प ले सकते हैं। एंड एज सच सीएस भी इनफैक्ट सीएस खुद भी इनफैक्ट जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो भाई हमारे बहुत सारे क्लाइंट है, 100-200 क्लाइंट्स है, सबके रिटर्न्स हम फाइल करते हैं। तो इतने सारे रिटर्न्स बिल बाय बिल इनवॉइस बाय इनवॉइस फाइल करना बहुत मुश्किल, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं, जो हमको हेल्प कर देते हैं रिटर्न फाइलिंग में, अपने कंप्लायंसेस को क्विकली मॉनिटरिंग करने में, रिकंसिलिएशन वगैरह बना के दे देते हैं। और इनको यूज करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको जीएसपी एएसपी को यूज करना ही है। अगर आप चाहो तो अपने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इनको यूज कर सकते हो। सो जीएसटी नेटवर्क और टैक्स पेयर के बीच का लिंक कौन है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। आर्टिकलशिप में जाओगे तो आप सुनोगे कई सॉफ्टवेयर के नाम, शायद आपने अगर सुने भी हो, क्लियर टैक्स है, इजी टैक्स है, ये सब क्या है, ये सब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है। और इनके और टैक्स पेयर के बीच का लिंक हो जाता है एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। ये कुछ नहीं करते, मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समझने के लिए ये सिर्फ हमको फंक्शंस एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। कौन से फंक्शंस, रिटर्न फाइलिंग, क्विक मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंसेस वगैरह। देन टॉकिंग अबाउट कॉम्पेंसेशन सेस, तो जब जीएसटी आता तब गवर्नमेंट लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स यानी अमीरों के गुड्स और डीमेरिट यानी टोबैको, पान मसाला जैसे गुड्स, उन पे हाई टैक्सेस ले रही थी। अगर जीएसटी आता तो उन टैक्सेस का लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता, तो स्टेट्स का वो लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ टैक्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई कॉम्पेंसेशन सेस। मतलब जीएसटी तो चार्ज किया ही जाएगा, प्लस इन लग्जरी और डीमेरिट गुड्स जैसे कि टोबैको, पान मसाला, मोटर कार, एरेटेड वाटर, इन पे एक सेस भी चार्ज किया जाता है। देन टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फर्स्ट पेज पे बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके बाद जीएसटी आया। तो व्हाट वाज द नीड कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। तो देखो सबसे पहले तो आर्टिकल जो 265 है उसने अथॉरिटी दी है, भाई हम यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट को अथॉरिटी किसने दी है, तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने। कौन से आर्टिकल ने, तो टू बी स्पेसिफिक आर्टिकल 265 ने बोला है कि नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अथॉरिटी ऑफ लॉ से पावर मिली है कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है। देन आर्टिकल 246 के सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट प्रिस्क्राइब्ड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो भी टैक्सेस यूनियन लिस्ट में आते हैं इन सबको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इन सब कलेक्ट करने का पावर किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट के टैक्सेस कौन, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर है। तो देखो यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, स्टेट एक्साइज होगा तो स्टेट के पास पावर होगा, और अल्कोहल और नार्कोटिक्स पे हमने देखा स्टेट एक्साइज लगता था। बाकी चीजों पे सेंट्रल एक्साइज में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, और अल्कोहल वगैरह पे हमने देखा था कि स्टेट एक्साइज लगता था, तो वो स्टेट लिस्ट में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे टैक्सेस नहीं, इट इज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम है, ये सबका पावर स्टेट के पास था। ध्यान आप दो यहाँ पे, एनी एंट्री नॉट कवर्ड इन 2 और 3, एनी एंट्री नॉट कवर्ड इन 2 और 3 मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जो 2 और 3 में नहीं है वो बाय डिफॉल्ट 1 का पार्ट बन जाता। तो जीएसटी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, मतलब अगर अमेंडमेंट नहीं करते तो जीएसटी बाय डिफॉल्ट लिस्ट 1 में आ जाता। मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है जीएसटी को कलेक्ट करने का, लेवी करने का। बट हम तो चाहते थे ड्यूअल जीएसटी, हम तो चाहते थे कि सेंटर और स्टेट के पास कॉन्करेंट पावर हो। फॉर दिस रीजन हमको करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड। सो अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आप 2 पॉइंट लिखोगे। सबसे पहला तो भाई जो मल्टीपल टैक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उन सबका इंटीग्रेशन करना था, और दूसरा इंटीग्रेशन करने के बाद उस जीएसटी के लिए पावर हमको बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट को पावर देना था कि वो उस टैक्स को लेवी कर सके और कलेक्ट कर सके। सो फॉर दीज 2 सिंपल रीजंस कि एग्जिस्टिंग टैक्सेस को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके जीएसटी बनाएंगे, तो जीएसटी को लेवी करने का, कलेक्ट करने का पावर हमको सेंटर और स्टेट को साइमल्टेनियसली देना है। तो अमेंडमेंट से आया आर्टिकल 246A, जिसमें गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भाई साइमल्टेनियस पावर दिया है,
पार्लियामेंट यानी कि सेंटर, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट, कि वो क्या कर सके, साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली जीएसटी रिलेटेड लॉज बना सके और जीएसटी को लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उन सबके रिलेशन में एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होता है। उसके बाद आर्टिकल 269A क्या बोलता है, तो जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो हम समझते हैं कि आईजीएसटी लेवी होता है। इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लेवी होता है, तो फिर बाद में इस आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट कैसे करना है, अल्टीमेटली इसमें से पूरा का पूरा आईजीएसटी शुरू में तो सेंटर के पास चला जाता है, फिर इसका अपोर्शनमेंट करके हम स्टेट्स को देते हैं। तो कैसे हमको ये अपोर्शनमेंट करना है, उसके प्रिंसिपल्स किसमें है, आर्टिकल 269A में। तो आर्टिकल 269A ने सिंपल बोल दिया कि भाई जो भी टैक्स कलेक्ट किया है इंटर स्टेट सप्लाईज पे, वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में अपोर्शन करना है। जैसे जीएसटी काउंसिल बताएगी, जीएसटी काउंसिल जैसे रिकमेंड करेगी, उस तरीके से आपको अपोर्शनमेंट कर देना है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड लॉस बनाने के सारे पावर पार्लियामेंट को दिए गए हैं। और एक बार अमाउंट आपने स्टेट को अपोर्शन कर दिया, एक बार आपने उस फंड में से अमाउंट किसी स्टेट को अपोर्शन कर दिया, तो उसके बाद वो नो लॉन्गर इट विल बी अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फिर वो स्टेट के रेवेन्यूज का पार्ट बन जाएगा। नाउ लास्ट आर्टिकल एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। हम भाई हर चैप्टर में पढ़ते हैं कि जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी, तो कौन है ये काउंसिल जो सारी चीजें रेकमेंड करती है। ये जीएसटी का जो काउंसिल है, प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, इस काउंसिल को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसमें होते हैं 33 मेंबर। प्रेसिडेंट खुद इसका मेंबर नहीं है, प्रेसिडेंट सिर्फ इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, तो जो भी हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मतलब करंटली बात करें तो निर्मला सीतारमण जी, तो वो इसके मेंबर चेयरपर्सन बन जाएंगे। अब हम समझते हैं कि जीएसटी में 28 स्टेट्स नहीं 31, 28 तो ज्योग्राफिकल है ही, प्लस यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। तो ये जो टोटल 31 स्टेट्स है, हर स्टेट में से एक एक मेंबर आएगा, हर स्टेट में से एक एक मिनिस्टर इन चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएंगे 31 मेंबर्स। और ये लोग आपस में ही वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लेंगे, को चूज कर लेंगे। चेयरपर्सन जो होंगे, सीधी सी बात है, यूनियन की तरफ से होंगे, सेंट्रल की तरफ से होंगे। तो टोटल 33 मेंबर्स है, जिसमें से 31 हो जाएंगे 31 स्टेट्स के, एक चेयरपर्सन यूनियन मेंबर में, और बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनियन मिनिस्टर आ जाएंगे। इस तरीके से टोटल 33 मेंबर्स से हमारा जीएसटी का काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर मीटिंग करनी है तो मिनिमम 17 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। 33 डिवाइड बाई 2 का अपवर्ड राउंडिंग करना है, कोई आधे लोग तो आओ, आधे लोग आए होंगे तो 17 मेंबर्स से कोरम बनेगा और मीटिंग को वैलिड गिना जाएगा। अब उस मीटिंग में कोई भी डिसीजन अगर लेना है, तो मिनिमम हमको 3/4 मेजोरिटी चाहिए, मतलब कि मिनिमम लेस देन इक्वल टू 75% लोग हाँ बोलेंगे। कौन से लोग, जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसमें से नॉट लेस देन 3/4 लोग अगर किसी डिसीजन के साथ है तो वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये 3/4 सिंपली नहीं देख लेना है, वेटेड एवरेज तरीके से देखना है। क्लास में एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया था कि वेटेड एवरेज कैसे लेंगे, जितने भी सेंटर के वोट आए हैं उनको 1/3 वेट देंगे, जितने भी स्टेट्स के वोट आए हैं उनको 2/3 वेट देंगे, एंड वेटेड एवरेज से आंसर निकालेंगे। वो अगर नॉट लेस देन 3/4% आ जाता है तो फिर हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी आप समझो, हमको मिनिमम मोर देन इक्वल टू 75% तो चाहिए, जिसमें से 1/3 वेट तो सेंटर के ही पास है। मतलब अगर सेंटर ने ना बोल दिया तो सारे के सारे स्टेट के वोट मिला के भी 66.66% ही हो पाएंगे, तो डिसीजन कभी लिया ही नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट असेंट नहीं करेगा तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अब ये काउंसिल किन चीजों पे रिकमेंडेशन देती है, तो भाई जो भी आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, जीएसटी में सारी चीज कि कौन से टैक्सेस को जीएसटी में सब्स्यूम करना है, कौन से गुड्स पे कौन से सर्विसेज पे कितना रेट लगाना है, किनको सब्स्यूम नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, हर एक चीज का रिकमेंडेशन हमको काउंसिल ही प्रोवाइड करती है। प्लस काउंसिल का एक और काम है जो हमने पढ़ा कि ये जो नैप वाले प्रोडक्ट है, इनको कब नींद से जगाना है, मतलब जो हमारे ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इन पे कौन सी डेट से जीएसटी लगाना है, ये भी हमको कौन रेकमेंड करेगा, तो काउंसिल ही रेकमेंड करने वाला है। तो काउंसिल का इन एंड ऑल अगर आप क्वेश्चन देखो तो आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहला इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें कितने मेंबर है और कौन कौन है।
दूसरा मीटिंग के बारे में कि कोरम कैसे होगा और कैसे डिसीजन लिया जाएगा, और तीसरा कि काउंसिल एक्चुअली रिकमेंडेशन किन चीजों पे देती है। इस तरीके से आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। एंड लास्ट है हमारा CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का पप्पा कौन, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का पप्पा कौन, तो CBIC। एक्साइज हो चाहे वैट हो, GST हो, कस्टम्स हो, सबको एडमिनिस्टर करना, सबको कलेक्शन करना, सबका लेवी करना, इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास है, तो सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के पास है। Here we complete our revision, a very in-depth revision. Possibly अगर आपने कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी शायद रिविजन सुन के आप सब कुछ समझ पाओगे। इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं। एज स्टार्टिंग में बताया था कि CA फाइनल के साथ आपके जो भी कॉमन चैप्टर्स है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, साथ में ही मेंशन, तो आप वो चैप्टर्स देख सकते हो। प्लस रिमेनिंग चैप्टर्स रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते जाएंगे। कोई भी क्वेरी है तो 97141116 पे आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने हो, डाउट्स पूछना हो, कुछ भी करना हो तो टेलीग्राम पे जाके CA रिद्धि बागमार लिखना है, CA रिद्धि बागमार इंटर। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलोगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपकी सारी नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप में हम रेगुलर MCQs वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं, तो आपकी MCQ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। उसके अलावा मिलते रहेंगे रिविजन वीडियोज में। टेक केयर गाइज, और अच्छे से पढ़ो, मस्त पढ़ो और CA बन जाओ फटाफट से।